नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बयान को लोकतंत्र विरोधी बताया है। मदन राठौड़ ने बयान दिया था कि विरोधी मानसिकता का व्यक्ति जीता तो वो क्षेत्र में विकास के काम नहीं करवा पाएगा। जूली ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान ओछी मानसिकता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 11 महीने के कार्यकाल में केवल पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद करने या उनके नाम बदलने का काम किया है, जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी को अपने विकास के कामकाज के आधार पर वोट मांगने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की मानसिकता अहंकार वाली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया है कि दूसरी मानसिकता के लोग या विचारधारा के लोग चुनाव में जीतने नहीं चाहिए। ये इस देश के संविधान को कमजोर करने वाली बात है। आज देश के अंदर हमारा लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, जिसकी मर्जी होती है उसको चुनाव जिताते हैं, उस पार्टी के लोग आते हैं, अलग अलग विचारधाराओं के लोग राजनीति के अंदर चुनाव जीत के आते हैं। तो आज मान लो सत्ता बीजेपी की है तो दूसरे जो विचारधाराएं वो जीत के नहीं आए। कैसी अच्छी मानसिकता की ये लोग बात करते हैं और इनसे चुनाव जीतना चाहते हैं। तो राजस्थान की जनता इनके बहकाव में आने वाली नहीं है, इनको जवाब देगी। आज ये वोट मांगे काम के आधार पे, वोट मांगे इनका जो शासन है उसके आधार पे, वोट मांगे जनता की भलाई के काम करने के आधार पे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट घोषणाओं को लेकर सीएमओ में अहम बैठक बुलाई है। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं और उनके क्रियान्वयन को लेकर फीडबैक लिया। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल ने आगामी भर्तियों और भर्तियों के कैलेंडर के संबंध में जानकारी मांगी। बैठक में खासकर मुख्यमंत्री शर्मा का फोकस युवाओं से जुड़े मुद्दों पर रहा। भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के संकल्प पत्र के वादे को पूरा करने के लिए पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती परीक्षाओं का आयोजन सुनिश्चित भी कर रही है। उन्होंने विभागों को निर्देश दिया कि वह भर्तियों के संबंध में अभ्यर्थना मार्च 2025 की स्थिति में भिजवाएं, जिससे से ज्यादा पदों पर भर्तियां हों और युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिल सके। इस कार्य में कोताही बरतने पर संबंधित विभाग के अधिकारी पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो दौसा के रोहड़ा कला गांव के शादी समारोह का है, जहां किरोड़ीलाल मीणा महिलाओं के गीतों पर नाचने लगे। इतना ही नहीं, किरोड़ीलाल मीणा मंजीरा बजाते हुए नजर आए। इस दौरान काफी देर तक महिलाओं के गीतों पर मस्ती करते दिखे। आपको बता दें, मीणा के इस तरह के डांस के वीडियो कई बार सामने आ चुके हैं। वहीं सचिन पायलट का दौसा में जलवा देखने को मिला। जैसे सचिन पायलट बडोली गांव पहुंचे, ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पायलट भी गाड़ी से उतरे और समर्थकों के साथ डांस करने लगे। इस दौरान पायलट ने काफी देर तक डांस किया और अब यह डांस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बडोली में सचिन पायलट को 200 फीट लंबा साफा पहनाकर स्वागत किया गया। कलेक्टर, तहसीलदार, पुलिस सभी पर दबाव आएगा और एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाएगा, ये कहा सचिन पायलट ने। छीना नहीं आने दिया। आज बीजेपी की सरकार है, सारे मंत्री संतरी तंत्री सब यहाँ पर हैं, सब दबाव डाल रहे हैं, पुलिस का, प्रशासन का, पैसे का, तहसीलदार, कलेक्टर, पटवारी, बीडीओ, एसडीओ सब लोगों पे दबाव आएगा सरकार का। लेकिन मैं आप लोगों को जानता हूँ, हमारी माताएं बहनें खड़ी हैं, आप लोगों का पूरा विश्वास हम लोगों को है कि पूरे देश में आज लोग चर्चा कर रहे हैं कि दौसा के लोग किस करवट बैठते हैं। 13 नवंबर को प्रदेश की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले होम वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10 नवंबर तक चलने वाली होम वोटिंग की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति इन दोनों चरण में छूट जाता है तो 9 से 10 नवंबर को दोबारा वोटिंग करवाई जाएगी। उपचुनाव के लिए होम वोटिंग। दस नवंबर तक 2 चरण में घर से मतदान। तीन 3000 से ज्यादा विशेष मतदाता लेंगे हिस्सा। बीते वक्त के साथ 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है।
लेकिन उससे पहले होम वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 4 नवंबर से 10 नवंबर के बीच 2 चरण में होम वोटिंग कराई जाएगी। अगर कोई छूट जाता है तो 9 से 10 नवंबर को दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। इस प्रक्रिया के दौरान चुनाव में हिस्सा ले रहे राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के प्रतिनिधि भी मतदान दल के साथ मौजूद रहेंगे। उनके मुताबिक अगर किसी वजह से पात्र मतदाता तय समय पर घर पर नहीं मिलता है तो मतदान दल एक और प्रयास के तहत 9 से 10 नवंबर को दोबारा होम वोटिंग के लिए घर जाएंगे। जानकारी के मुताबिक उपचुनाव में 7 विधानसभा क्षेत्रों के 2365 बुजुर्ग और 828 दिव्यांग समेत कुल 3193 मतदाता घर से डाक मतपत्र के जरिए मतदान करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के मुताबिक 85 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से ज्यादा दिव्यांग मतदाताओं को उनकी सहमति से होम वोटिंग की सुविधा दी जा रही है। इस बीच डूंगरपुर जिले की 84 और झुंझुनू विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए होम वोटिंग कराई गई। 84 विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर होने वाले उपचुनाव के लिए धापू और दिव्यांग राजू ने वोट डाला। 84 में होम वोटिंग के दौरान 319 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता वोट डालेंगे। 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर 10 कैंडिडेट मैदान में हैं। यहां बीजेपी से कारीलाल ननोमा, कांग्रेस से महेश रोत और बीएपी से अनिल कटारा समेत निर्दलीय कैंडिडेटों के बीच मुकाबला होगा। और एवीपीडी, एवीएससी की वोटिंग हो रही है दिव्यांगों के लिए। ये भारत सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। इसमें 85 प्लस के आयु वाले और दिव्यांग जनों के लिए घर पर हम होम वोटिंग के जरिए उनको ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं। झुंझुनू में होम वोटिंग के दौरान सबसे पहले नयासर की रहने वाली 100 साल की बुजुर्ग राबिया बानो ने वोट डाला। पूरी प्रक्रिया के बाद वोट डलवाया गया। राबिया बानो के बेटे मोहम्मद फारूक ने कहा कि ये निर्वाचन आयोग का बेहद अच्छा फैसला है। झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में 585 पात्र मतदाताओं ने घर से मतदान करने का विकल्प चुना है, जिनमें 229 बुजुर्ग और 156 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं। घर पर टीम आई थी वोट लेने के लिए, मैं हमारी माँ का वोट दिला चुका हूँ। अभी स्कूल में ले जाकर वोट डलाने में परेशानी होती है, गाड़ी में बैठाने के लिए, और इस चीज़ का परेशानी थी। अभी हमारे घर पे आकर ले जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसको वोट अभी हम वोट डाल दिया है। रामगढ़, दौसा, देवली, उनियारा, झुंझुनू, खींवसर, सलूम्बर और 84 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सामान्य मतदान 13 नवंबर को होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी। इन 7 विधानसभा क्षेत्रों में 10 महिलाओं समेत कुल 79 उम्मीदवार मैदान में हैं। 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में उदयपुर के पॉक्सो कोर्ट 2 ने दोषी कमलेश को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पूरे घटनाक्रम को छुपाने के आरोप में कमलेश के माता-पिता को भी दोषी माना है। मासूम से दुष्कर्म और हत्या का मामला। उदयपुर की पॉक्सो 2 कोर्ट का फैसला। कमलेश को माना दोषी, सुनाई फांसी की सजा। 29 मार्च 2023 ये वो तारीख है जब 8 साल की मासूम की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। उसकी मौत के बाद पीड़ित परिवार इंसाफ का इंतजार कर रहा था। इस मामले में उदयपुर की पॉक्सो 2 कोर्ट ने न सिर्फ कमलेश बल्कि उसके माता पिता को भी दोषी माना है। कमलेश को जहां फांसी की सजा सुनाई गई, वहीं उसके माता पिता को 4-4 साल की सजा सुनाई है। हालांकि कमलेश के माता पिता ने जमानत याचिका दायर कर रखी थी, ऐसे में उन्हें जमानत दे दी गई। हत्याकांड हुआ था, पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर उसके नृशंस तरीका से हत्या कर दी थी, जिसके हमारे पॉक्सो 2 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्रीमान संजय जी भटनागर साहब द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर हमारे प्रोसिक्यूशन द्वारा 42 गवाह
और 174 दस्तावेज और 25 आर्टिकल पेश किए गए और मुलजिम के द्वारा इसकी प्रतिरक्षा करते हुए और उसको दोषी करार दिया गया। और आज हमारे मेवाड़ के अंदर ये ऐसे दोषी और ऐसे निशंस हत्यारे को आज न्यायालय द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है। और दोनों जो साक्ष्य मिटाने में, उसके माता पिता साक्ष्य मिटाने में और जो उसको दस्तावेजों को उसको करने का वो दोषी पाया गया था 201 का, उनको 4 साल की सजा सुनाई गई है। करीब 8 दिन पहले ही कोर्ट ने कमलेश और उसके माता पिता को साक्ष्य मिटाने और सहयोग करने के आरोप में दोषी करार दिया था। मामले में आरोपी के वकील ने कोर्ट से वक्त मांगा था, जिस पर जज ने उन्हें 4 नवंबर तक का समय दिया था। दरअसल ये पूरा मामला 29 मार्च 2023 का है। इसी दिन बच्ची के पिता ने मावली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया कि स्कूल से आने के बाद बच्ची अपने ताऊजी के पास जाने की बात कहकर घर से निकली, लेकिन फिर नहीं लौटी। पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से उसकी तलाश की। 1 अप्रैल 2023 को बच्ची का शव खंडहर में एक बोरे में पड़ा मिला। पुलिस ने उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की माने तो कमलेश बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने घर से लेकर गया, रेप के बाद उसकी हत्या की और शरीर को 10 टुकड़ों में भरकर एक खंडहर में फेंक दिया। इस मामले में 42 गवाह पेश किए गए, जबकि 174 अहम दस्तावेज और 27 आर्टिकल प्रस्तुत किए गए। पुलिस ने जांच के दौरान 303 पेज की चार्जशीट पेश की थी। बहरहाल आरोपी को फांसी की सजा का ऐलान हुआ है। माता पिता को भी 4-4 साल की सजा हुई है। जयपुर में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ देश भर का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए 10 नवंबर को यहां तहफुज़े औफाक कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पदाधिकारी जयपुर आएंगे। इसमें जमीयत उलेमा, जमाते इस्लामी हिंद, मिल्ली काउंसिल, जमीयतुल कुरैश, कायमखानी सभा समेत सभी बिरादरी के पंच पटेल और दरगाहों के मतवल्ली भी आएंगे। मिली जानकारी के अनुसार सभी तंजीमों बिरादरी ने इस मामले में एक प्लेटफॉर्म पर आकर कानूनी और जमीनी लड़ाई लड़ने की ठानी है, जिसके लिए 25 संगठनों को जोड़कर ज्वाइंट कमेटी तहफुज़े औफाक बनाई गई है। इनका कहना है कि किसी कीमत पर यह बदलाव नहीं होने देंगे। हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने मामले में गठित ज्वाइंट एक्शन कमेटी से बात की। जयपुर में ऐलान कर दिया गया है कि 10 नवंबर को बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, बड़े जिम्मेदार आ रहे हैं। तमाम लोग आकर के बताएंगे कि क्या चुनौतियां वक्फ बोर्ड के सामने हैं, क्या इल्ज़ाम जो है यहाँ पर वक्फ जायदादों को लेकर के लगाए जा रहे हैं। विशेषज्ञ जो उनके मेंबर हैं वो यहाँ मौजूद हैं तमाम संगठनों में से, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आप लोग कर रहे हैं ये संगठन बनाया है, क्या चुनौतियाँ हैं और क्यों ये ज़रूरत पड़ी? देखिए, ऐसा है कि ये जो संगठन हमने जो बनाया है तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़, ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ की जो सरकार जो अमेंडमेंट बिल लेके आई है उसके हम खिलाफ़ हैं। और ये पब्लिक को दिखाने के लिए, पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करने के लिए कि क्या क्या प्रोविज़न जो सरकार लेके आ रही है वो वक्फ के ख़िलाफ़ क्यों है। सबसे मोटी बात ये जो है कि ये जो एक्ट जो सरकार लेके आई है वो संविधान के सेकुलर ढांचे के ख़िलाफ़ है। अभी दोनों चीज़ें शामिल हैं हमारे इसमें। हम ये लोगों में ये बेदारी भी लाना चाहते हैं कि लोग वक्फ करें, वक्फ की हिफाजत भी करें, कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसको भी ठीक करें। लोगों में ये अवेयरनेस भी लाना भी इस प्रोग्राम का भी एक हिस्सा है और हमारा इस जॉइंट कमेटी का भी एक पार्ट है। हिंदुस्तान से जिम्मेदार लोग शरीक हो रहे हैं, जेपीसी के मेंबर भी शरीक हो रहे हैं, नेशनल लेवल की जो मुस्लिम संगठन हैं उनके ज़िम्मेदार भी आ रहे हैं, राजस्थान के जो ज़िम्मेदार हैं, अजमेर से, बरेली से और सारी जगहों से लोग शरीक हो रहे हैं इस प्रोग्राम में। और इसका बुनियादी मकसद ये है कि अब जो एहतजाज हुआ है अब तक, जेपीसी को जो राय तकरीबन 5 करोड़ के आसपास पहुंची हैं, सरकार को इससे ही जो है समझ लेना चाहिए कि मुसलमानों इस मौक़िफ़ में नहीं है कि सरकार इस किस्म का अमेंडमेंट करे। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि जेपीसी भी पॉजिटिव जो है चीज़ें वो सरकार के सामने रखेगी और सरकार के सामने मंशा आ चुका है। इसके बाद भी ऐसा महसूस होता है, जैसा कि हमारे गृह मंत्री ने बयान दिया है, कि हम सब हर हाल में जो है कोशिश करेंगे कि इस बिल को जो है आइंदा सेशन के अंदर जो है पेश कर दें। तो इससे सरकार की नीयत के ऊपर हमें शुबा होता है कि सरकार जो है सिर्फ परेशान करने के लिए बिल लाना चाह रही है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।
स्पीकर ओम बिरला ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आजाद पार्क से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इस दौरान शहर में रामा श्यामा करने के लिए निकले ओम बिरला दुकानदारों लोगों ने माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। ओम बिरला ने दीपावली स्नेह मिलन समारोह और कवि सम्मेलन में शिरकत की। राजस्थान में पहली बार इस सीजन में प्रदूषण का इंडेक्स 400 के आंकड़े को पार कर गया। श्रीगंगानगर में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 425 के पार पहुंच गया है। वहीं 3 अन्य शहरों में यह आंकड़ा 300 के पार रहा। इसमें हनुमानगढ़, करौली और तिजारा भी शामिल है। नवंबर के पहले हफ्ते में ही प्रदूषण आंकड़ा जबरदस्त तरीके से बढ़ गया। 3 दिन की छुट्टी के बाद जयपुर में आज चारों ओर स्मॉग का असर नजर आया, जिससे विजिबिलिटी काफी कम रही। जयपुर ही नहीं, प्रदेश के कई शहरों में प्रदूषण के स्तर आज भी काफी बढ़ा हुआ नजर आया। अब बढ़ रहे प्रदूषण में जिस तरह सेहत को लेकर सामान्य चेतावनी जारी की जा रही थी, उन हालात को देखते हुए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, तिजारा, करौली में प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर खास सावधानी बरतने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। में प्रदूषण का स्तर 400 पार चला गया है। राजस्थान में श्रीगंगानगर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 को पार कर गया है। वहीं पर हनुमानगढ़ में ये 350 से ज़्यादा। राजधानी जयपुर में भी ये 250 से लगातार बढ़ता जा रहा है और विजिबिलिटी इतनी डाउन हो चुकी है कि मेरे चारों तरफ आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहर का प्रदूषण की वजह से क्या हाल हो गया है और यहाँ पर विजिबिलिटी कितनी डाउन हो गई है। ये जो चारों तरफ आप धुंध और कोहरा सा देख रहे हैं, दरअसल ये स्मॉग है जो कि धुएँ की और प्रदूषण की वजह से बना है, जिसमें कोहरे का मिक्सचर है। ये लगातार सघन होता जा रहा है और इसमें जो दृश्यता है यानी विजिबिलिटी है वो कम होती जा रही है। कई अहम इमारतें आपको बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रही होंगी। मेरे ठीक पीछे नाहरगढ़ का किला मौजूद है जो कि सुबह तक बिल्कुल इसी प्रदूषण में पूरी तरह से जो है गायब हो चुका था। और इसी तरीके से आप शहर की जितनी बड़ी अहम इमारतें देखेंगे सीधे हाथ की तरफ, वो भी कमोबेश इस प्रदूषण की मार में ओझल सी हो गई हैं। चारों तरफ का नज़ारा अगर आप देखेंगे तो ये गगनचुंबी जो इमारतें हैं वो प्रदूषण की वजह से बिल्कुल अदृश्य हो चुकी थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे धूप बढ़ रही है, हालांकि इसमें थोड़ी कमी ज़रूर आई है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि प्रदूषण का स्तर ऐसा है कि हर तरफ ये दम घोटू जहरीला प्रदूषण हमारे चारों ओर बिखरा हुआ है, जो हमारी सांसों में जाने वाली हवा को दिनों दिन ख़राब कर रहा है। अगर आप देखेंगे मेरे पीछे तो यहाँ पर आपको बहुत सी इमारतें नज़र आएंगी, जिनमें IPD टावर भी आप देख सकते हैं जो कि शहर की सबसे ऊंची इमारत है, वो बिल्कुल इस प्रदूषण में गायब सा हो चुका है। वहीं पर दूसरी इमारतें अगर आप देखेंगे तो ऐतिहासिक जो मोती डूंगरी का फोर्ट है वो गायब है। विधानसभा को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल ही नज़र नहीं आएगी। कि जो प्रयास हम प्रदूषण कम करने के लिए कर रहे हैं, इन हालात को देखते हुए उनमें कोशिशें और बढ़ाएं, क्योंकि हमारे पास आंकड़े तो आने लग गए हैं लेकिन प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। कोटा संभाग के सबसे बड़े MBS अस्पताल में आज मरीजों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। डेंगू सहित अन्य मौसमी बीमारियों के खतरे को देखते हुए अस्पताल प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, लेकिन पर्ची काउंटर पर मरीजों और उनके परिजनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। दीपावली की छुट्टियों के बाद अस्पताल खुलने के बाद मरीजों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाया तो कई मरीज बिना इलाज के ही घर लौट गए। MBS अस्पताल के OPD का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। जैसी मौसमी बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और संभाग के सबसे बड़े MBS अस्पताल की OPD की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं, जहां आप देख सकते हैं मरीजों और उनके परिजनों की लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं। हालांकि यहां पर्ची काउंटर पर अतिरिक्त कार्मिकों की ड्यूटी नहीं लगाई गई है, लेकिन जितने काउंटर हैं वो तमाम काउंटर पर लंबी लंबी महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग जो है कतारें आपको देखने को मिल सकती हैं। ये तमाम जो मरीज हैं और उनके परिजन हैं ये पर्ची कटवाने के लिए यहाँ बैठे हैं। कई घंटों के इंतजार के बाद भी संभवतः उनका नंबर नहीं आ रहा। कुछ लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। आपसे जानना चाहते हैं कितनी देर से खड़े हैं? 1 घंटा पर हो गया। अभी तक नंबर नहीं आया?
क्या क्या परेशानी क्या आ रही है? मालूम नहीं है वहाँ पे। आप बताइए क्या क्या परेशानी आ रही है? कितनी देर से खड़े हैं आप? 1-1.5 घंटा हो गया हमने तो। 1.5 घंटा? क्या पर्ची कटवा रहे हैं? हाँ। पर्ची कटवाने में भी नंबर नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। लंबी लंबी जो है मरीजों की कतारें आप देख सकते हैं और उनके परिजन जो कि पर्ची कटवाने के लिए यहाँ एमबीएस अस्पताल की ओपीडी कक्ष में यहाँ आए हैं। हालांकि अभी पर्ची कटवाने के बाद ये डॉक्टर कक्ष में जाएंगे, वहाँ भी आप इनको लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ेगा, उसके बाद ही इलाज मिल पाएगा। बताया जा रहा है कि दीपावली की छुट्टियाँ होने के बाद जब अस्पताल खुले तो मरीजों और उनके परिजनों की भारी भीड़ जो है अस्पताल में उमड़ पड़ी। कोटा से न्यूज़ 18 हिंदुस्तान के लिए ओम प्रकाश मारू।